जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी जो सेट का पेपर हुआ 2025 का 1 मार्च 2026 को, उसके अनुमानित आंसर की। और ये पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए है। तो इसमें पूरे 100 प्रश्न दिए गए हैं पॉलिटिकल साइंस के, और उनके संभावित आंसर और उनकी व्याख्या। तो एक एक करके जो है सारे प्रश्नों को यहाँ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पेपर है पहला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमाणु शस्त्रीकरण का समर्थन। भारत इसका समर्थन जो है नहीं करता है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद के विरोध और नस्लवाद के विरोध पर आधारित रही है। भारत ने सदैव निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों के नियंत्रण का समर्थन किया है, न कि परमाणु शस्त्रीकरण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत में वर्णित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमाणु शस्त्रों की समाप्ति। तो इसकी व्याख्या, पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। पहला, प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। दूसरा, अनाक्रमण। तीसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता एवं पारस्परिक लाभ। पांचवा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। परमाणु शस्त्रों की समाप्ति पंचशील का सिद्धांत नहीं है। और पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच हुआ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिदेल कास्त्रो। ये बाद में इससे जुड़े। व्याख्या, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक नेताओं में जवाहरलाल नेहरू भारत, जोसेफ टिटो यूगोस्लाविया और अब्दुल नासिर मिस्र शामिल थे। फिदेल कास्त्रो बाद में आंदोलन से जुड़े, वे संस्थापक सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति 1995 से 98 के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि इन्हें ये भेदभावपूर्ण मानता है। व्याख्या, भारत ने परमाणु प्रसार संधि यानी कि एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानते हुए हस्ताक्षर नहीं किए। इसी प्रकार 1996 की व्यापक परमाणु परीक्षण संधि सीटीबीटी पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। 1998 में भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किए। अगला प्रश्न है, द इमर्जिंग जायंट पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है अरविंद पनगड़िया। व्याख्या, द इंडिया इमर्जिंग जायंट पुस्तक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारत की आर्थिक नीतियों और विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। व्याख्या, बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। और इस संगठन की स्थापना 1997 में की गई। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत आसियान संबंधों का रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन हो गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2012। व्याख्या, भारत आसियान संबंधों को 2012 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। 1992 में सेक्टरल पार्टनरशिप से शुरू होकर 2002 में समिट स्तर और 2012 में रणनीतिक साझेदारी तक उन्नयन हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2010 में ब्रिक में शामिल हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। व्याख्या, ब्रिक जो है प्रारंभ में इसमें 4 सदस्य थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 11 हो गई। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। व्याख्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है, जो विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 61 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण से। इसकी व्याख्या, एजेंडा 21 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकृत एक कार्य योजना है, जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51, राज्याधीन नौकरियां पदों पर नियुक्ति के संबंध में नागरिकों के लिए अवसर की समानता। ये गलत उत्तर है, गलत चयन है। व्याख्या, राज्याधीन नौकरियों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित है, ना कि अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, अतः सी गलत युग्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट।
और इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। 1925 में एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। यह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विकास की प्रारंभिक पहल थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक या मनी बिल जो है इसको परिभाषित करता है। अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 114 यह विनियोग विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 109 यह धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया से संबंधित, अतः केवल ए सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल का दर्जा दिए जाने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के 3 अंग हैं, निम्नलिखित में से 3 सही अंगों का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों संसद के अंग हैं। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरा, तीसरा और 5वां। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहला और चौथा ये गलत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत। व्याख्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ अधिनियम दिए हुए हैं, एक तरफ वर्ष दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। व्याख्या, इसमें पहला गलत है, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में 51 में पारित हुआ है। दूसरा भी गलत है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित हुआ है, आयोग 1992 में स्थापित हुआ। तीसरा ये सही है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित हुआ, और अतः केवल सी सही युग्म है। अगला प्रश्न है, भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था 1947 से 2004 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांसिस आर फ्रैंकल। और इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947 से 2004 पुस्तक फ्रांसिस आर फ्रैंकल द्वारा लिखी गई है, जिसमें भारत की आर्थिक नीति और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण है। अगला प्रश्न है, 1991-92 के बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1991 में भुगतान संतुलन संकट, अंतर्राष्ट्रीय ऋण साख में गिरावट तथा सोवियत संघ के विघटन जैसे कारकों ने आर्थिक उदारीकरण को प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य निजी गैर अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 93। व्याख्या, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जो है अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जिससे निजी शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी हेतु आरक्षण का प्रावधान हुआ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ में प्रायः सभी किसान आंदोलनों का नेतृत्व साधन संपन्न किसानों के हाथ में था। लॉयड एवं सुजेन रुडोल्फ ने उन्हें कहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेल पूंजीपति। व्याख्या, रुडोल्फ दंपत्ति ने साधन संपन्न किसानों को बेल पूंजीपति की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नारी आंदोलन का संबंध बुनियादी आजीविका संबंधी मुद्दों से है, ना कि राजनीतिक निर्माण से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी सही है। व्याख्या, दोनों आंदोलन आजीविका, पर्यावरण एवं स्थानीय संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर आधारित थे, न कि औपचारिक राजनीतिक सत्ता प्राप्ति पर। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। व्याख्या देख लेते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। भारत में 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव हेतु मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन।
व्याख्या 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और ये 1989 से लागू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स इन इंडिया। व्याख्या, पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें भारतीय दल व्यवस्था और राजनीति का विश्लेषण है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें 1 और 2 दोनों की जो है भूमिका रही। व्याख्या, चंपारण 1917 और बारडोली 1928 किसान आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। व्याख्या, भारत में मतदान व्यवहार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है जैसे जाति, धर्म, नेतृत्व, मीडिया और संसाधन आदि। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्ब का विचार किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लूथर गुलिक ने। व्याख्या, पोस्ट कॉर्प जो है ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग की संकल्पना लूथर गुलिक ने दी। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वुड्रो विल्सन। व्याख्या, 1887 में प्रकाशित द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख वुड्रो विल्सन द्वारा लिखा गया था जिसे लोक प्रशासन का प्रारंभिक आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नोब्रुक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रैंक मैरिनी। व्याख्या, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव के संस्थापक फ्रैंक मैरिनी थे। अगला प्रश्न, विकास प्रशासन की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, विकास प्रशासन परिवर्तन, विकासोन्मुख दृष्टिकोण और प्रशासनिक दक्षता पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, 1963 में अमेरिकी लोक प्रशासन संस्थान द्वारा गठित तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रेड रिक्स। व्याख्या, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के प्रथम अध्यक्ष FW रिक्स थे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, FW टेलर को। व्याख्या, FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विंसेंट डी गॉर्ने ने। इसकी व्याख्या, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांस के रहने वाले थे, विंसेंट डी गॉर्ने ने किया। अगला जो है प्रश्न, हार्थोर्न प्रयोग जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव संबंध सिद्धांत से। व्याख्या, हार्थोर्न प्रयोग एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित है। एल्टन मेयो के द्वारा ही जो है हार्थोर्न प्रयोग किए गए और इन्हें मानव संबंध सिद्धांत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत एक सदा सिद्धांत भाई जुड़े हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डगलस मैकग्रेगर से। व्याख्या, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई डगलस मैकग्रेगर द्वारा प्रतिपादित की गई है। इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। उक्त कथन के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, थियो हैमेन। व्याख्या, थियो हैमेन ने संचार को सूचना और समझ के हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, UNESCAP की रिपोर्ट सुशासन क्या है में सुशासन की 8 विशेषताएं दी गई है, निम्नलिखित में से इसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 और 5। व्याख्या, UNESCAP के अनुसार भागीदारी, कानून का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अनुक्रियाशीलता, सहमति, उन्मुक्ता आदि शामिल है। नागरिक घोषणा पत्र और राजनीतिक दृष्टि अलग से सूचीबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्यायोजित विधि निर्माण। व्याख्या, प्रत्यायोजित विधि निर्माण प्रशासन को शक्ति देता है, यह नियंत्रण की तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा। व्याख्या, द्वितीय ARC का गठन 2005 में हुआ। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। इसने 15 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और मोरारजी देसाई जो है प्रथम ARC के अध्यक्ष थे, जो 1966 में बना था। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक चार्टर यानी कि अधिकार पत्र करने का संकल्प नागरिक के लिए अधिकार पत्र एवं जवाबदेही प्रशासन के रूप में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, PV नरसिम्हा राव जी।
व्याख्या, भारत में नागरिक चार्टर की पहल 1997 में की गई, जो पीवी नरसिम्हा राव के प्रशासनिक सुधार प्रयासों की निरंतरता में लागू हुई और इसको औपचारिक स्वीकृति 1997 में मिली। अगला प्रश्न है, ई प्रशासन को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना घोषित की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 मई 2006 को। व्याख्या, राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना 18 मई 2006 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षण का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या, लेखा परीक्षा के प्रमुख प्रकारों में नियामक, औचित्य और निष्पादन लेखा परीक्षा शामिल है। अगला प्रश्न है, किस देश को ओम्बुड्समैन संस्था का प्रणेता माना जाता है और भारत में इसे लोकपाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वीडन। व्याख्या, ओम्बुड्समैन की शुरुआत 1809 में स्वीडन में हुई थी। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत तथ्य का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। व्याख्या, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 1993 में लागू हुआ, ना कि 1994 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह ग्रामीण एवं उप शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। व्याख्या, मनरेगा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है, उप शहरी क्षेत्रों में नहीं। मनरेगा की शुरुआत 2006 में की गई थी, बाद में इसका नाम बदलकर जो है बीबीजी रामजी कर दिया गया है और अब इसके तहत 125 दिन के रोजगार जो है उसकी गारंटी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 और 4। व्याख्या, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ। यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। ग्रामीण 75% और शहरी 50% आबादी को कवर करता है। तो इसमें जो पहला है ये गलत है, दूसरा जो है ये सही है और तीसरा जो है ये गलत है और चौथा जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बर्लिन। व्याख्या, बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता को सकारात्मक यानी कि हस्तक्षेप से मुक्ति और नकारात्मक यानी कि स्वनियंत्रण रूप में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण और पदानुक्रम को कार्यात्मक रूप से आवश्यक और अपरिहार्य मानकर समानता पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकल्प प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैक्स वेबर। व्याख्या, मैक्स वेबर ने वर्ग, स्थिति और सत्ता के बहुआयामी विश्लेषण द्वारा मार्क्स के आर्थिक आधारित दृष्टिकोण का विकल्प प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, एक न्यायपूर्ण समाज की आधारभूत संस्थाओं और संरचनाओं के निर्धारण हेतु अज्ञानता का पर्दा के दार्शनिक विचार को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉन रॉल्स। व्याख्या, जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन अधिकारों के कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिकार संगठित समाज से स्वतंत्र है। व्याख्या, कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार अधिकार राज्य द्वारा निर्मित और संरक्षित होते हैं, वे समाज से स्वतंत्र नहीं माने जाते। अगला प्रश्न है, अल्पतंत्र के लौह कानून का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रॉबर्ट मिशेल्स। व्याख्या, रॉबर्ट मिशेल्स ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्कसंगत सहमति और शासकों की वैधता के रूप में देखता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वेबर। व्याख्या, मैक्स वेबर ने शक्ति को वैधता और प्राधिकार के आधार पर समझाया। इसमें इनने 3 जो है प्रकार बताए, परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुदारवाद की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मानवीय उत्कृष्टता में विश्वास। व्याख्या, अनुदारवाद परंपरा, क्रमिक परिवर्तन और समाज को जैविक इकाई मानता है। मानवीय उत्कृष्टता उदारवाद से अधिक जुड़ी है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग निम्नलिखित में से किस पर आधारित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आदिम साम्यवाद। व्याख्या, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार प्रथम अवस्था आदिम साम्यवाद थी। अगला प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद की आधारभूत मांग क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विभेदकारी नागरिकता। व्याख्या, बहुसंस्कृतिवाद समूह आधारित भिन्नताओं की मान्यता और विभेदकारी नागरिकता की वकालत करता है। अगला प्रश्न है, विखंडन दार्शनिक तथा साहित्यिक भाषा के आलोचनात्मक विश्लेषण की एक विधि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के लेखन से व्युत्पन्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैक देरिडा। व्याख्या, डिसकंस्ट्रक्शंस की विधि जैक देरिडा से संबंधित है, जो उत्तर संरचनावादी दार्शनिक थे।
प्लेटो के अनुसार शासन करने के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दार्शनिक। व्याख्या, प्लेटो ने दार्शनिक राजा यानी कि फिलोसफर किंग को आदर्श शासक माना क्योंकि वही सत्य और न्याय का ज्ञान रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कन्फ्यूशियस के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसने समतावादी व्यवस्था का समर्थन किया। व्याख्या, कन्फ्यूशियस ने नैतिकता, अनुशासन और पदानुक्रम पर बल दिया, वह पूर्ण समतावादी व्यवस्था का समर्थक नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की अधिरचना का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रम शक्ति। व्याख्या, मार्क्स के अनुसार अधिसंरचना में धर्म, नैतिकता, कानून और राजनीति आते हैं। श्रम शक्ति आर्थिक आधार का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। व्याख्या, मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट ने 1792 में ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन लिखी, जो उदार नारीवाद की प्रमुख कृति है और इन्हें जो है नारीवादी आंदोलन की जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन लॉक। व्याख्या, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक अधिकार और सीमित सरकार का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक अनुबंध। व्याख्या, रॉल्स का न्याय सिद्धांत सामाजिक अनुबंध की परिकल्पना यानी कि मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अभिजात तंत्र। इसकी संक्षिप्त व्याख्या हम देख लेते हैं। अरस्तु ने शासन प्रणालियों को दो भागों में बांटा, एक शुद्ध रूप है और एक भ्रष्ट रूप है। तो शुद्ध रूप जो है इसमें राजतंत्र, अभिजात तंत्र, संवैधानिक शासन तंत्र यानी कि पॉलिटी शामिल है, जबकि भ्रष्ट रूप में निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और लोकतंत्र को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल के राजनीतिक विचारों की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का विरोध। व्याख्या, मिल ने ऑन लिबर्टी में विचार एवं अंतरात्मा की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया। अगला प्रश्न है, ग्रामसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैधता संस्थापक संरचनाओं में से एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायपालिका। व्याख्या, ग्रामसी ने परिवार, विद्यालय और धार्मिक संस्थाओं को नागरिक समाज की वैधता स्थापक संरचनाएं माना, न्यायपालिका राज्य का अंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को प्रसिद्ध बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूसो। व्याख्या, रूसो ने सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल के माध्यम से लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य के साप्तांग सिद्धांत का तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरि। व्याख्या, साप्तांग सिद्धांत के तत्व हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। अरि यानी कि शत्रु इसमें शामिल नहीं है, ये इनके मंडल सिद्धांत में शामिल है। अगला प्रश्न है, पंडिता रामाबाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, द हाई कास्ट हिंदू वुमन। व्याख्या, पंडिता रामाबाई की प्रसिद्ध कृति द हाई कास्ट हिंदू वुमन 1887 है। अगला प्रश्न है, सोसाइटी एंड स्टेट नामक निबंध जिसमें समाज को भारतीय सभ्यता और राज्य को ब्रिटिश के साथ जोड़कर देखा गया, किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। व्याख्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सोसाइटी एंड स्टेट में भारतीय समाज और ब्रिटिश राज्य की तुलना की। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि स्वराज भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या, बाल गंगाधर तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, राजा को भगवान ने अपनी छवि के रूप में समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनु। व्याख्या, मनुस्मृति में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया जो समाज में धर्म और व्यवस्था बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि मार्क्स के पास राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अभाव था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय। व्याख्या, एम.एन. रॉय ने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए कहा कि उसमें राष्ट्रवाद के स्वतंत्र सिद्धांत का अभाव है। अगला प्रश्न है, पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वराज पार्टी का गठन। व्याख्या, स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कड़गम से जुड़ा कार्य किया। अगला प्रश्न है, गांधी के विचारों का उनके प्रेरणा स्रोतों से मिलान कीजिए। तो एक तरफ विचार और एक तरफ प्रेरणा स्रोत दिए हुए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, गांधी के सत्याग्रह पर थारो, सविनय पर टॉल्स्टॉय, शारीरिक श्रम पर उपनिषद और अपरिग्रह पर सरमन जॉन द माउंट का प्रभाव था।
अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक राजनीतिक समूह का गठन किसने किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। इसकी व्याख्या, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में बाल गंगाधर तिलक एवं उनके सहयोगियों ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आलमंड की राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। व्याख्या, गैब्रियल आलमंड ने राजनीतिक संस्कृति को 3 प्रकारों में बांटा, पहली संकीर्ण, दूसरी अधीनस्थ और तीसरी सहभागी। अगला प्रश्न है, पिनाक एवं स्मिथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में संवैधानिकवाद के 4 तत्वों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन सा एक सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान अपरिहार्य संस्थाओं के अभिव्यक्ति के रूप में। व्याख्या, पिनाक और स्मिथ के अनुसार संवैधानिकवाद संस्थाओं की अभिव्यक्ति और सीमित सरकार पर आधारित है। अगला प्रश्न, कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुनरो। इसकी व्याख्या, कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की रचना विलियम बी मुनरो ने की थी। अगला प्रश्न है, अभिजन के संबंध में पेरेटो के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिजन वर्ग में संचलन। व्याख्या, विल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजन संचलन का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया कि शासक और अशासक अभिजन समय समय पर स्थान बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण आलमंड की राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुदलीय। व्याख्या, आलमंड के तुलनात्मक अध्ययन में बहुदलीय व्यवस्था को राजनीतिक दलों की प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थर बेंटले की किस पुस्तक में दबाव समूह का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। व्याख्या, आर्थर एफ बेंटले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में दबाव समूह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति हेयर पद्धति के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एकल संक्रमणी मत पद्धति। ये भारत में भी अपनाई गई है। व्याख्या, हेयर पद्धति को एकल संक्रमणी मत पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक नागरिक समाज के विमर्श में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डी टॉकविले। व्याख्या, डी टॉकविले ने नागरिक समाज और स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का कार्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रवाद का विकास करना। व्याख्या, सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य सामाजिक चेतना और परिवर्तन लाना होता है, जैसे राष्ट्रवाद का विकास। अगला प्रश्न है, सभी कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, और राज्य के प्रतिकूल कुछ नहीं, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुसोलिनी। व्याख्या, यह कथन बेनिटो मुसोलिनी का है, जो फासीवाद की राज्य प्रधान अवधारणा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का कौन सा उपागम अनुभव और तर्क पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यथार्थवादी उपागम। व्याख्या, यथार्थवादी उपागम अनुभव और शक्ति राजनीति के व्यावहारिक विश्लेषण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में से कौन शक्ति राजनीति, अनैतिकता, हिंसा आदि से मुक्त एक सुधरी हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विचार पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदर्शवादी उपागम। व्याख्या, आदर्शवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय शांति, नैतिकता और सहयोग पर आधारित व्यवस्था की वकालत करता है, इन पर बल देता है। अगला प्रश्न है, मार्टन ए कप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के कितने प्रतिमानों पर विचार किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6। व्याख्या, मार्टन काप्लान ने 6 अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के मॉडल प्रस्तुत किए। अगला प्रश्न है, नव यथार्थवाद पर 1979 में प्रकाशित ग्रंथ मैन द स्टेट एंड वॉर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केनेथ वॉल्ज। व्याख्या, मैन द स्टेट एंड वॉर के लेखक केनेथ वॉल्ज हैं, जो नव यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, समूह 20 या G20 संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पॉल मार्टिन। व्याख्या, G20 की स्थापना 1999 में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन थे, और इसमें 19 देश और 2 जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जकार्ता। व्याख्या, आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1992 की मॉस्ट्रिच संधि निम्नलिखित में से किस संगठन की आधार संधि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। व्याख्या, मॉस्ट्रिच संधि 1992 यूरोपीय संघ की स्थापना का आधार बनी, और यूरोपीय संघ की स्थापना इस संधि के आधार पर 1993 में की गई। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से अफ्रीकी एशियाई देशों के से कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 3। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों में से 3 सीटें अफ्रीकी एशियाई समूह को मिलती है।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 वर्षों के लिए। व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग नीदरलैंड में स्थित है और इन न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 15 है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से किसको एजेंडा 21 ग्रीन पाथ टू द फ्यूचर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रियो घोषणा। ये 150वां और अंतिम प्रश्न था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एजेंडा 21 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित पर्यावरणीय कार्य योजना है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें